हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका 2 सितंबर को रीनेट एग्जाम हुआ था, उसका पेपर सॉल्यूशन डिस्कशन पार्ट 3 फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस बाय द ई स्क्वायर एकेडमिक्स। ठीक है, तो आपका अपना चैनल है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी आपके कलीग्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस एग्जाम से, उनको यहाँ इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ। ठीक है, और सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं, उनको भी भेजो ताकि उनके दिसंबर अटेम्प्ट है उसके लिए काम आए। ये काफ़ी यूज़फुल है और ये टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, उसकी ये लिंक है, तो आप हो सके तो ज्वाइन करने की कोशिश करना। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपका पूछा है वाटर केमिस्ट्री सेक्शन से, सबसे मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट सेक्शन। ठीक है, और बीओडी सीओडी वाटर केमिस्ट्री में देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखते हैं बीओडी और सीओडी मेन। और प्रीवियस ईयर्स में देखो तो हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके। डिजोल्व ऑक्सीजन हुआ, ये भी चीज़ें तो आपको मेनली पहले पता होना चाहिए बीओडी होता क्या है। ठीक है, तो बीओडी क्या होता है? बीओडी होता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यू कैन ऑल्सो से। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये मेनली डिमांड बाय द रेज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इन वाटर, ये होती है इसकी मेनली ये काम होता है। ठीक है, जब माइक्रोब्स पानी में प्रेजेंट आपके ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड करते हैं, तो उनको रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन उसकी डिमांड करते हैं। ठीक है, और वो डिमांड होती है, वही आपके बीओडी होती है। ठीक है, बाय द माइक्रोब्स वो अगर डिमांड रेज की गई है तो आपकी बीओडी वैल्यू होगी, तो आप याद रखना इसमें। अब बीओडी वैल्यू है, ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज होगा पूरी बीओडी प्रोसेस का। ठीक है, जनरली क्वेश्चन आते हैं ऐसे पूछते हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछते हैं सुपरफिशियल लेवल पर, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था मेरे को लगता है। यूजीसी ने काफ़ी ढंग से पेपर बनाए। ये क्वेश्चन आप कह सकते हो गेट लेवल का क्वेश्चन था। इसमें काफ़ी इन डेप्थ में भी स्टेटमेंट पूछ लिए। पहला स्टेटमेंट बोलता है आपका जो बीओडी कर्व है इन लेक वाटर। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, बीओडी कर्व है लेक वाटर में, वो आपका फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, सिंपल सी स्टेटमेंट है और आपको पता होना चाहिए, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो आपका 18 जून को जो पेपर हुआ था, 18 जून को, उसमें एक मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। उसमें भी आपके 4 स्टेटमेंट दे रखी थी। इधर आपको दे रखा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, देन आपका एक कंजुगेटिव रिएक्शन का कुछ दे रखा था। और उधर आपके राइट साइड में चारों एग्जांपल दे रखे थे और उनको आपको मैच करना था। तो उसमें आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, राइट साइड में आपका बीओडी का भी कॉलम दे रखा था, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता। और उसी पेपर के इसी ऑप्शन से इंस्पायर्ड होकर ये इन्होंने सालों ने ये स्टेटमेंट फ्रेम कर दी। ठीक है, सॉरी फॉर दैट वर्ड्स, बट बना दिया इन्होंने 18 जून का। मैंने बताया था ना कि 18 जून का जो पेपर हुआ था उससे बहुत सारे कंसेप्ट रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वैसे ही आई है अगर हम बात करें तो। फिर आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? ए स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो आप ऑप्शन 2 को वैसे ही रिमूव कर देते हैं। फिर अल्टीमेट बीओडी है इंक्रीज इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। आपका जो बीओडी अल्टीमेट होता है, अल्टीमेट बीओडी आपको पता होगा, जो बीओडी का अल्टीमेट वैल्यू जब आपके जो ऑर्गेनिक मैटर है पूरा डिग्रेड हो जाए पानी में से, तो जो माइक्रोब्स के द्वारा डिमांड की गई जो पूरी कंप्लीटली बीओडी की वैल्यू थी। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल स्टेज। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल स्टेज में, तो वो जो आपके बीओडी होती है वो आपकी अल्टीमेट बीओडी होती है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द कंसंट्रेशन ऑफ डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो आप याद रखना ये बीओडी की प्रॉपर्टी एक तरह से मान लो कि बीओडी यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। फिर आपका सी ऑप्शन क्या बोलता है कि ऑक्सीजन डिप्लेशन इन लेक वाटर इज रिलेटेड टू बोथ अल्टीमेट बीओडी एंड रेट कांस्टेंट। तो ये भी आपका करेक्ट है एकदम स्टेटमेंट कि ऑक्सीजन आपका डिप्लेशन होता है। को पता है कि जो आपका डीओ की वैल्यू है वो कम होती है लेक वाटर में। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके बीओडी की वैल्यू से। अगर आपका डीओ का कंटेंट कम होगा तो आपका बीओडी की वैल्यू है वो बढ़ेगा। ठीक है, और आपका ये रेट कॉन्स्टेंट पर भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है दोनों चीज़ें आपके ऑक्सीजन डिप्लेशन से। तो ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट हो गया। फिर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द बीओडी रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, के बारे में बात हो रही है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वाटर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। और ई स्टेटमेंट बोलता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बीओडी रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वेस्ट। ये भी आपका इनकरेक्ट है। अब रेट कांस्टेंट आपका बीओडी का मैं बताता हूँ। बीओडी का रेट कांस्टेंट होता है के, और एक होता है आर।
ठीक है, हम दोनों का यूज़ करते हैं। आर का यूज़ हम जब करते हैं जब हमके बीओडी का जो बेस होता है उसका बेस अगर हम 10 लें, ठीक है, तो हम आर का यूज़ करते हैं। और अगर बेस आपका लोग है, ठीक है, लोग, ठीक है, एल एन बेस है, तो हम के का यूज़ करते हैं। तो आप याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इन दोनों कॉन्स्टेंट के यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है। और आपका जो ये कॉन्स्टेंट होता है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है, रेट कॉन्स्टेंट, ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है मेनली। आपका एक होता है आपका वाटर का टेम्परेचर, उस पर, फिर आपका जो नेचर ऑफ वेस्ट, नेचर ऑफ वेस्ट, ठीक है, वेस्ट का नेचर कैसा है, और फिर आपके थर्ड चीज़ होती है, वो होती है आपका एबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, एबिलिटी ऑफ द माइक्रोब्स टू डिग्रेडेशन, ठीक है, कि वो उस वेस्ट को डिग्रेड करने के लायक है नहीं है, ठीक है, उनकी एबिलिटी माइक्रोब्स की। इन तीन चीज़ों पर आपके मेनली डिपेंड करता है आपका बीओडी का रेट कॉन्स्टेंट। तो ये चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो आपका ऑप्शन 1 2 3 जो ए बी सी है आपके करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। अब प्रीवियस ईयर में एक और बीओडी का क्वेश्चन आ रखा है, देखिए ये क्वेश्चन आपका आया था जो जून में आपका साइकिल हुआ था 2023 वाला। उसमें अब उसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्टैंडर्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो मेनली आपकी बीओडी है। वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम 300 ml की बोतल में, ठीक है, उसका टेम्परेचर बताना था आपको। तो उसका टेम्परेचर आपका होता है मेनली 20 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 5 डेज, ठीक है। अगर हम 5 डेज तक बीओडी कैलकुलेट करते हैं तो उसका वो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम 3 दिनों में ये अगर प्रोसेस खत्म करना चाहते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद होनी चाहिए। अब बीओटी के बारे में और भी बातें हैं वो मैं बताता हूँ जो आपके एग्जाम में आने के लायक है, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनते रहो बस। अब मैक्सिमम होल्डिंग टाइम ऑफ ए सैंपल टू बी एनालाइज, ठीक है, कितना होता है आपका 24 आवर, ठीक है। सैंपल का हैंडलिंग टाइम है एनालिसिस करने से पहले वो आपका 24 आवर, उसके अंदर अंदर आपको दिन के अंदर अंदर अगर आप कर लेते हो तो ठीक होता है, स्टैंडर्ड वैल्यूज आ जाती है। फिर अपना जो बीओडी 5 वैल्यूज होता है, ठीक है, वो आपका अगर 7 से ज़्यादा है, 7 mg/लीटर, अगर उससे ज़्यादा है तो आपका सैंपल का डाइल्यूशन करना रिक्वायर्ड होता है। सैंपल का डाइल्यूशन जरूरी होता है क्योंकि वो आपका काफ़ी कंसनट्रेटेड सैंपल है। फिर हम बात करें तो बीओडी 5 एक्सेप्टेबल है अगर अपना जो डीओ का कंसनट्रेशन है वो 5 दिनों के बाद में या तो 1 mg/लीटर हो जाना चाहिए या फिर आपका एटलीस्ट 2 mg/लीटर कम हो जाना चाहिए इन द कंसनट्रेशन देन द इनिशियल डीओ। अगर हम इनिशियल डीओ में जैसे बात करें, या तो आपका ये इतना होना चाहिए 1 mg/लीटर, ठीक है, या फिर अगर आपके इनिशियल में अगर डीओ की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो वो 3 हो जानी चाहिए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिफाइव। तो इतना तो लगभग इसमें एटलीस्ट 2 mg/लीटर का डाउनफॉल आना चाहिए आपके डीओ वैल्यूज़ में, डीओ की कंसनट्रेशन में। और आपका बीओडी का जो फॉर्मूला है सो सिंपल सा है कि जो आपके डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू इनिशियल देन फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन में आपका डाइल्यूशन फैक्टर। अब डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है? डाइल्यूशन फैक्टर वो होता है कि हम जैसे कोई भी सैंपल है अगर उसको डाइल्यूशन की ज़रूरत है, ठीक है, अगर उसमें बीओडी की कंसनट्रेशन है वो 7 mg/लीटर से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसके डाइल्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अपना जो ऊपर तो हम लेते हैं सैंपल का वॉल्यूम, देन नीचे हम सैंपल का वॉल्यूम प्लस में हम सैंपल को डाइल्यूट करने के बाद में जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा प्लस में उसके साथ हम डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम लेते हैं डिस्टिल वाटर का, तो इन दोनों को जोड़ के जो वॉल्यूम बनता है वो होता है आपका डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है। ये रेशियो होता है। कैसे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर हमने 100 ml अपना सैंपल है, ठीक है, अगर हमने इसको डाइल्यूट किया है 300 ml तक, तो इसमें हमने क्या किया है, जो 200 ml है वो अपना डिस्टिल वाटर ऐड किया है। तो आपका डाइल्यूशन फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा कि ऊपर तो ले लिया हमने सैंपल का वॉल्यूम 100, देन नीचे हमने ले लिया जो आपका सैंपल का वॉल्यूम प्लस में डिस्टिल वाटर का वॉल्यूम था वो आपका 300 हो गया। इस प्रकार से हमने जो डाइल्यूशन फैक्टर है वो 0.33 आ चुका है। और इसको हम यहाँ पर नीचे बेस में रख देंगे और ऊपर में जो आपका जो डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट इनिशियल स्टेज में, और इसको हम माइनस कर देंगे जो फाइनल स्टेज में डीओ की वैल्यू थी। तो याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार है ना जो डाइल्यूशन फैक्टर वाला फॉर्मूला है इसको पी को मल्टीप्लाई में भी लेते हैं, तब है ना ये फॉर्मूला है ना आपका वो रिवर्स हो जाता है। तो याद रखना आप अगर इसको इस फॉर्मूले से याद करो तो आपका डाइल्यूशन फैक्टर का भी फॉर्मूला यही होना चाहिए। अब स्टेजेस देखें तो हम बीओडी की मेनली दो स्टेजेस होती है डिकम्पोजिशन इन द बीओडी टेस्ट। एक होता है आपका कार्बोनेशियस कंपाउंड्स है, ठीक है, कार्बोनेशियस मटेरियल है उसका डिकम्पोजिशन होता है। उसमें क्या होता है जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है विच इज कन्वर्टेड इनटू द CO2, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स होते हैं वो कम्बाइंड होता है इसमें कार्बोनेशियस और नाइट्रोजनियस बोथ,
ठीक है। इनका डिकम्पोजिशन होता है तो आपके जो नाइट्रोजन और अमोनिया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये तीनों मिलकर एंड प्रोडक्ट होता है आपका नाइट्रेट, ठीक है, NO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। और आफ्टर 6 दिनों में, लगभग 6 दिन का टाइम लगता है ये दोनों प्रोसेस होने में। और फॉर सम सीवेज, ठीक है, स्पेशली डिस्चार्ज फ्रॉम द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूटिलाइजिंग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। मेनली जो आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनमें आपके ट्रीटमेंट करने के लिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस उनका यूज़ किया जाता है। और नाइट्रिफिकेशन लगभग आपके 5 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है। और नाइट्रिफिकेशन इनिबिटर उसका भी यूज़ किया जाता है इसमें, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। तो आप याद रखना, ये BOD से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में आने के लायक। और भी मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके BOD टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का जो जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, आपके नॉर्मल छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, लोग बेस वाले फॉर्मूलेज हैं। तो BOD और क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम BOD कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ BOD, ठीक है। तो इसमें एक तो फॉर्मूला जैसे मैंने वो बता दिया था डाइल्यूशन फैक्टर वाला, वो आपको याद होना चाहिए। सबसे सिंपल फॉर्मूला है, एक आपका फॉर्मूला होता है सीडिंग से रिलेटेड, ठीक है। सीडिंग, अब सीडिंग क्या होती है मेनली, अब कई बार ऐसा होता है जो आपका वाटर होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर तो प्रेजेंट है अच्छा खासा, लेकिन सफिशिएंट नंबर ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं है जो कि उस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सीडिंग प्रोसेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अमाउंट होता है उसको ऐड करते हैं वाटर सैंपल में। तो ये प्रोसेस होती है आपकी सीडिंग, ठीक है। अब ये सीडिंग होती है, इसका भी जो सीडिंग सैंपल है, ठीक है, एक सैंपल होता है उसमें आपके माइक्रोब्स होते हैं, उसको हम ऐड कर देते हैं जो आपका वाटर सैंपल होता है उसमें, ठीक है। तो इस सीडिंग सैंपल होता है उसका भी हमको जो डिजोल्व ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाद में उसका फाइनल जो डिजोल्व ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन है वो भी हमको पता होना चाहिए, तभी इस फॉर्मूले के थ्रू हम BOD की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में ये दोनों चीज़ें कंसिडर की जाती है। तो ये फॉर्मूला क्या है देखिए, जो आपका BOD 5 की वैल्यू है इक्वल टू इसका D1 और D5, ठीक है। जो फर्स्ट डे आपका डिजोल्व ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन माइनस में हम जो डिजोल्व ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन एट द टाइम ऑफ डे 5, ठीक है, माइनस में F, फिर हम B1 है, देन B5 है, ठीक है। और अपॉन में आपका हो गया डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर जैसा कि मैंने बताया था वही फॉर्मूला है, डाइल्यूशन P इक्वल टू द PS अपॉन VS प्लस VEW डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो आप याद रखना ये चीज़। अब जो D1 है, D1 और D5 वो मैंने बता दिया कि आपके जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो वाटर सैंपल की, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है। जबकि B1 और B5 होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ डाइल्यूटेड सीड सैंपल्स, ठीक है। जो सीड सैंपल होता है डाइल्यूटेड, जैसे हम वाटर है तो उसमें हमने ऐड कर दिया सीड सैंपल, तो उसकी आपके डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू है वो क्या होगी, देन उसकी फाइनल और डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू है वो B5 होगी। तो इनको हम कैलकुलेट करके ऐसे हम BOD 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं जब हम हमारा सीडिंग रिक्वायर्ड हो तब। फिर ऐसा एक और फॉर्मूला है जो लॉग बेस्ड फॉर्मूला है, जिससे आपके गेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेनली आपके BOD गेट का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। गेट जो आपका एनवायरनमेंट और इंजीनियरिंग पोर्शन से होता है, एक इकोलॉजी इवोल्यूशन वाला था उसमें नहीं होता, लेकिन जो आपके एनवायरनमेंट और इंजीनियरिंग वाला जो गेट का एग्जाम होता है, ES कोड वाला, ES गेट ES, उसमें काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। IITs का BOD से न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते जाते हैं हर साल कुछ ना कुछ। तो इसमें मेनली आप ध्यान रखना, जो BOD का अपना मेनली कर्व होता है वो ऐसे काम करता है। BOD की आपके जो इनिशियल में क्या होगी, BOD की वैल्यू आपके काफ़ी ज़्यादा होगी, फिर ओवर द टाइम आपकी BOD की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। इधर आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर आपके BOD की वैल्यू, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर पेन का। तो यहाँ पर आपके इनिशियल में क्या होगा, जो BOD की वैल्यू है L0 वो आपकी होगी सबसे ज़्यादा। फिर हम को अगर एट द टाइम ऑफ T को BOD वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसका वैल्यू होगा आपका LT, ठीक है। और यहाँ पर हो गया ये टाइम T। यहाँ पर अगर हमको BOD की वैल्यू निकालनी है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए, जो आपके BOD एट द टाइम T, BOD एट द टाइम T इक्वल टू L0, ठीक है। BOD की वैल्यू इनिशियल में देन 1 माइनस E की पावर माइनस KT, ठीक है। तो आप याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, BOD का ये फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला होता है जो इस ग्राफ के थ्रू हम देखें तो ग्राफ का जो सिंपल फॉर्मूला क्या है कि LT इक्वल टू
एल नॉट डॉट ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ये सिंपल सी फॉर्मेशन है। और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक फाइनल फॉर्मूला आता है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि बी ओ डी अल्टीमेट, ठीक है, जो बी ओ डी यू होती है कंज्यूम्ड बी ओ डी एट द टाइम ऑफ टी। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको फॉर्मूला। बी ओ डी टी का एक और फॉर्मूला होता है जिसमें हम कांस्टेंट आर का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया कि आर का यूज़ हम मेनली करते हैं जब आपका बेस होता है वो होता है आपका 10, और के का यूज़ हम करते हैं जब एल एन होता है बेस तब। अब एक और फॉर्मूला है आपका जब आपका बेस आर होता है तो बी ओ डी इक्वल टू एल नॉट वन माइनस, यहाँ पर ई की जगह आ जाएगा आपका 10 माइनस आर टी। ठीक है, और के का यूज़ करते हैं जब आपका बेस ई होता है। ठीक है, तो आप याद रखना ये दो फॉर्मूले। ठीक है, इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और आर आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कांस्टेंट है, जो आपका log 10 बेस में यूज होता है। ठीक है, और के की वैल्यू, के और आर में हम रिलेशन देखें तो के इज इक्वल टू आपका आर एल एन 10। ठीक है, और एल एन 10 की वैल्यू आपको पता होगी कि 2.303, देन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम आर से। तो ये रिलेशन है इनके बीच में, क्या पता इन फ्यूचर आपके इस रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछ ले। अब मैं बताता हूँ एक और फॉर्मूला आपका जो बी ओ डी एट द टाइम ऑफ टी इक्वल टू आपका अल्टीमेट बी ओ डी होती है बी ओ डी यू। ठीक है, 1 माइनस ई की पावर के टी। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। अगर इसका डेरिवेशन कराना होगा तो मैं और एक अलग वीडियो में करवा दूंगा, लेकिन मेनली आप ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इनको याद रखना। तो बीओडी के बारे में जो भी बातें थी आपके एग्जाम में आने के लायक मैंने बता दिए, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आया आपका एनवायरमेंट और एनर्जी सेक्शन से, एनवायरमेंट एंड एनर्जी। अब इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द मैक्सिमम विंड पावर पोटेंशियल एट 120 मीटर अबव ग्राउंड लेवल एज पर द रिसेंट असेसमेंट। तो आपको बताना था, सिंपल सी न्यूज़ है, सिंपल सी चीज़ है। करंट अफेयर्स में अगर आपने पढ़ा है पेपर तो आपको पता होगा कि अब अपने जो रिसेंटली अभी गुजरात में बहुत सारे विंड पावर प्रोजेक्ट्स लास्ट के जो 10 ईयर्स है उसमें इम्प्लांट किए गए, इंस्टॉल किए गए। तो इसका आंसर था, सिंपल था, गुजरात। ठीक है, अब देखिए इसमें दो कैटेगरी होती है आपके, एक 120 मीटर होता है, एक आपका 150 मीटर होता है। इसमें जो विंड पावर पोटेंशियल है इसको मेजर करते हैं गीगावाट में, और ये पीआईबी की न्यूज़ है कटआउट। ठीक है, विंड पावर आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीनोवेबल एनर्जी के अंडर, और इसमें देखिए जो ये असेसमेंट है वो किया गया था आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में है, चेन्नई में लोकेटेड है। तो आप ध्यान रखना, क्या पूछा आपको पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है। तो इसमें देखिए आप जो गुजरात है उसकी जो वैल्यूज देखिए आप गीगावाट में, एनर्जी विंड पावर पोटेंशियल 142 गीगावाट, 180 है। तो यहाँ पर गुजरात का सबसे मैक्सिमम था, आपको मैक्सिमम ही पूछा था। देन हम सेकंड नंबर पर बात करें तो राजस्थान का भी काफ़ी है यहाँ पर विंड पावर पोटेंशियल। देन आपके कर्नाटक है, फिर आपके तमिलनाडु, तमिलनाडु काफ़ी पीछे हो चुका है, तमिलनाडु से ज़्यादा। तो देखिए आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी विंड पावर पोटेंशियल है, क्योंकि कोस्टल स्टेट होते हैं। राजस्थान में तो थार डेजर्ट है तो उसका मेनली रीज़न है। और जबकि जो कोस्टल ऑफशोर एरियाज होते हैं, ऑफशोर एरियाज, वहाँ पर आपका जो विंड एनर्जी जनरेशन का पोटेंशियल है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है। ये जनरल चीज़ है। ठीक है, विंड एनर्जी के रिगार्डिंग तो आपको पता होना चाहिए। और विंड एनर्जी के रिगार्डिंग और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको पता होना चाहिए बेज लिमिट क्या होता है, बेज लिमिट। ठीक है, बेज लिमिट आपका जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है कोई भी विंड पावर प्लांट की, वो कितनी होती है, 59 पॉइंट कुछ 9% के आसपास होती है, 59.9 या 6 है। आप याद रखना इसको 16/27 वैल्यू से भी डिनोट करते हैं, 16/27। और आपको पता होना चाहिए कि जो मिनिमम जो रिक्वायर्ड होती है विंड स्पीड 4 to 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसी भी विंड पावर प्लांट को स्टार्ट करने के लिए। फिर जो आपके पावर है विंड पावर, ठीक है, वो कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला है 1/2 रो ए वी क्यूब। ठीक है, तो आप याद रखना ये चीज़ें, ये आपके एग्जाम में आने के लायक है सारी की सारी। ठीक है, बहुत पीओ क्यूज में बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं इस टॉपिक से, तो आप याद रखना। इसमें गुजरात इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका अगेन एनर्जी वाली यूनिट से,
आपको पूछा है जो कोल फील्ड है कौन सा आपका लिग्नाइट टाइप का है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ पूछी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपका जो अपने अक्रॉस द इंडिया अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन है कोल का, उसमें लिग्नाइट कोल सबसे ज़्यादा आपका उड़ीसा में मिलता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, तालचर उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपका लिग्नाइट कोल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। देन हम बात करें तो रानीगंज, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, रानीगंज में आपके इंडिया की जो फर्स्ट कोल माइन है वो स्टार्ट की थी, ठीक है, अंग्रेज़ों ने। तो रानीगंज के बारे में ये पता होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपके इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ द कोल माइंस है वो आपके लिग्नाइट टाइप की है, लिग्नाइट कोल माइंस, ठीक है। लिग्नाइट आपको पता है ज़्यादा बेटर क्वालिटी का कोल तो नहीं है, बट अपने इंडिया में जो नेटिव कोल है वो इसी टाइप का पाया जाता है, लिग्नाइट टाइप का ही। और जो हाई क्वालिटी का कोल होता है कौन सा, एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट वो कोल आपके वो इंडिया में काम पाया जाता है, वो आपका मेनली जम्मू कश्मीर के रीजन में पाया जाता है। और हम जो अपने बिजली बनाने के लिए कोल एंथ्रासाइट कोल है वो इंपोर्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ कोल हम इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया अपना सबसे बड़ा इंपोर्टर है, ठीक है, एंथ्रासाइट कोल कैटेगरी में। तो उड़ीसा इसका सबसे प्रोमिनेंट, ठीक है, स्टेट है। देन आपका झारखंड हो गया सेकंड नंबर पर, फिर आपका हो गया छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल आपका फोर्थ नंबर पर आएगा, जो आपके एग्जाम्पल में दे रखा था यहाँ पर ऑप्शन में, तो आप ध्यान रखना ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनवायरमेंटल जियोसाइंस यूनिट, ठीक है, जो एनटीए की सबसे फेवरेट यूनिट है, मेरे को लगता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं एनवायरमेंटल जियो साइंस यूनिट से। मैं आपका अलग अलग जो यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी मैं कंपाइल करके लेके आ जाऊँगा, ठीक है, कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे थे रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2 सितंबर वाले पेपर में। अब हम बात करें तो इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा था कि आपके ये रॉक्स टाइप्स दे रखे हैं और ये इनको मैच करना था कौन सी रॉक है ये। तो हाई टेम्परेचर जो इग्नियस रॉक है, अगर आपको पता होगा, थोड़ा सा भी आइडिया होगा, अगर आपने इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आपका जो कोमाटाइट है वो आपका इग्नियस रॉक होता है हाई टेम्परेचर। तो अगर इस ऑप्शन को भी अगर आप मैच कर लेते हैं तो आपका काम बन जाता। अगर आप एक ऑप्शन भी मैच कर लेते हैं इसमें ए ऑप्शन से, तो आपके सारे ऑप्शन में से अगर एक भी ऑप्शन आपका करेक्ट, तो फिर वो पकड़ में आ जाता है, ऑप्शन 4 इसका होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर जो इग्नियस रॉक होती है वो होती है आपकी कोमाटाइट। फिर हाई ग्रेड जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो आपको पता होगा, जो आपने अगर मेटामॉर्फिज्म वाला जो ग्राफ है वो अगर आपने पढ़ा होगा तो आइडिया होगा कि ग्रेनुलाइट है के जो हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक है। फिर आपके जो मेनली होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक आपको पता है दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी क्लास्टिक रॉक, एक होती है आपके नॉन क्लास्टिक रॉक्स, ठीक है। नॉन क्लास्टिक रॉक अगेन आपके दो टाइप की होती है, एक होती है आपके केमिकल रॉक, फिर होती है आपके ऑर्गेनिक रॉक। ऑर्गेनिक रॉक, केमिकल रॉक, ऑर्गेनिक रॉक में आपके मेनली एग्जांपल है आपके पीट हुआ, ठीक है, फिर कोल भी इसमें ले सकते हो। फिर केमिकल रॉक में हम देखें तो चर्ट, ठीक है, चाल, चाके, ये इनके प्रोमिनेंट एग्जांपल है। क्लास्टिक रॉक्स में जो हम बात करें तो एर्गोनाइट हुआ, कॉन्ग्लोमरेट हुआ, ब्रेसिया हुआ, ये सारे इसके एग्जांपल्स थे, ठीक है। तो अब याद रखना। और जो एरकोज है आपका, एरकोज, एरकोज ये भी आपका एग्जांपल है मेनली क्लास्टिक रॉक का, ठीक है, एरकोज क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। फिर आपके जो डोलोमाइट है वो आपका जो केमिकल रॉक है उसका एग्जांपल है डोलोमाइट, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। अब मैं बताता हूँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर इग्नियस रो का पूछा है तो मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इग्नियस रो का क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछते हैं एनटीए वाले, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। जियो साइंस यूनिट में भी देखें तो रॉक्स एंड मिनरल्स वो उनका सबसे फेवरेट सेक्शन है, उससे लगभग 3-4 क्वेश्चन हर साल पूछता है। अब इग्नियस रो का क्लासिफिकेशन है, उनकी कैसे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। मेनली आपके इग्नियस रॉक होती है वो दो टाइप की होती है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। इसको कैसे अरेंज करें, फ्लो चार्ट टाइप बना लेते हैं। ऐसे दो कैटेगरी है, ठीक है। हम्म, इसमें एक आपकी कैटेगरी कौन सी हो गई, कोरास, कोरास कैटेगरी, ठीक है, आपकी कोरास कैटेगरी। एक हो गई आपकी फाइन कैटेगरी, ठीक है। अब इनके जो और क्लासिफिकेशन देखें तो कोरास कैटेगरी
इसको और कौन से नाम से जाना जाता है? जो आपके इंट्रूसिव रॉक्स होती है, इंट्रूसिव रॉक्स जो अंदर ट्रैप्ड होती है, वो होती है आपके मेनली उनका जो कोरास ग्रेन्स होता है, और इनको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। याद रखना आप, प्लूटोनिक रॉक्स। जबकि जो फाइन कैटेगरी की रॉक्स होती है ये आपके मेनली एक्सक्लूसिव कैटेगरी की होती है, ठीक है, ये एक्सप्लोड हो जाती है बाहर, और इनको मेनली हम बोलते हैं वोल्केनिक टाइप रॉक्स, ठीक है, वोल्केनिक टाइप्स रॉक। अब इनका और हम क्लासिफिकेशन करें तो कैसे होगा, देखिए इनकी 4 कैटेगरीज है मेनली। नंबर 1 हो गई आपके फेल्सिक, देन आपके हो गई इंटरमीडिएट, फिर आपका हो गया थर्ड नंबर पर मेफिक, फिर आपका लास्ट में हो गया अल्ट्रा बेसिक, ठीक है, अल्ट्रा मेफिक कह सकते हो आप, अल्ट्रा मेफिक, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज है, और इन्हीं कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ये आपके रॉक्स के टाइप्स हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज ऐसे ही वेरी करती है अलग अलग टाइप से, मैं अभी बताऊंगा आपको। अब इनके एग्जांपल देखो आप पहले, इसके लिए भी आपके कलर चेंज कर लेता हूँ मेरे हिसाब से, ब्लू कलर ठीक रहेगा। अब जो कोरास कैटेगरी है उसमें मैं बताता हूँ चार कौन कौन सी रॉक्स होती है। जो आपके फेल्सिक रॉक्स होती है वो मेनली आपके कोरास कैटेगरी में देखें तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट होती है, इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल है, आपको पता है ग्रेनाइट आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। देन हम बात करें तो ओशनिक क्रस्ट है वो आपके मेड अप ऑफ बसट, और बेसट आपके जो फाइन ग्रोन ग्रेन रॉक है उसका एग्जांपल है। अब इंटरमीडिएट कैटेगरी में देखें तो दो रॉक्स हैं, कौन सी हैं? एक आपका हो गया ग्रेनोडियोराइट, ठीक है, ग्रेनोडियोराइट, फिर आपका हो गया एक डियोराइट, डियोराइट। तो ये आप याद रखना, ये दोनों आपके इंटरमीडिएट कैटेगरी की रॉक्स हैं। फिर हम बात करें तो गिब्रो, गिब्रो आपका हो गया मेफिक, ठीक है, गिब्रो। फिर अल्ट्रामेफिक कैटेगरी में हम बात करें तो आपका हो गया पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट, ठीक है, जो कि आपके कोरस ग्रेन्स रॉक्स हैं। पेरिडोटाइट आपका मेंटल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिशन, ठीक है, मेंटल सबसे ज़्यादा आपका पेरिडोटाइट से बना होता है। फिर हम फाइन कैटेगरी की रॉक्स की बात करें जो आपके एक्सक्लूसिव रॉक्स हैं मेनली एग्जांपल, तो इनका एग्जांपल है आपका रायोलाइट, सबसे पहले रायोलाइट, ठीक है, जो फेल्सी कैटेगरी में और फाइन है, रायोलाइट हो गई। फिर आपका हो गया डेसाइट, इसमें इंटरमीडिएट में हम बात करें तो डेसाइट हो गया, एक हो गया आपका एंडेसाइट, एंडेसाइट। फिर बसाल्ट आ गया इधर, गेब्रो का जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है, ठीक है, फाइन ग्रेन रॉक में, ठीक है, गेब्रो आपका कोरस ग्रेन हो गया, जबकि बेसाल्ट हो गया आपका फाइन ग्रेन रॉक में मेफिक कैटेगरी में। फिर पेरिडोटाइट का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो आपका है कैरोलिनाइट, ठीक है, कैरोलिनाइट। और आपका जो क्वेश्चन में दे रखा था कोमाटाइट, ये भी आपका इस कैटेगरी में आता है, अल्ट्रामेफिक कैटेगरी में, ठीक है, कोमाटाइट, कोमाटाइट, ठीक है। तो आप याद रखना ये इसका क्लासिफिकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनके और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं बताता हूँ जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए जो आपकी कोरस ग्रेन रॉक्स होती है वो मैंने बता दिया इंट्रूसिव होती है और प्लूटोनिक होती है, जबकि जो आपके फाइन ग्रेन रॉक्स होती है वो आपकी एक्सक्लूसिव होती है, वोल्केनिक टाइप की होती है। अब अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे यहाँ पर फेल्सिक से नीचे की साइड अल्ट्रामेफिक की साइड ऐसे, तो क्या होगा आपका जो सिलिका सोडियम और पोटेशियम कंटेंट है वो आपका होगा डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है आपके, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, ऊपर की साइड आपके इन तीनों का कंटेंट ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जबकि नीचे की साइड हम बात करें अल्ट्रामेफिक रॉक्स में, ये इनको हम बोलते हैं मेनली फेरोमैग्नीस रॉक होती है, जहाँ पर आपके फेरस, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हुआ और कैल्शियम हुआ, इनके कंटेंट की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और आपका जो टेम्परेचर है वो भी आपका मेल्टिंग टेम्परेचर वो भी बढ़ता रहता है, यहाँ पर अराउंड 70 डिग्री 70-100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि अल्ट्रामेफिक रॉक्स होता है उनमें आपके जो 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है मेल्टिंग टेम्परेचर। फिर जो आपकी विस्कोसिटी होती है वो भी आपके बढ़ती जाती है, ठीक है, ज़्यादा होती है आपकी विस्कोसिटी फेल्सिक रॉक्स की साइड। और फेल्सिक रॉक्स है इनमें जो मेन कंपोजिशन होता है वो मेड अप ऑफ सिलिका, ठीक है, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स फेल्सिक रॉक्स में। और ये आपके मेनली लाइट कलर्ड रॉक होती है फेल्सिक रॉक्स, ये लाइट कलर्ड होती है, और ये आपके एसिडिक नेचर की होती है, याद रखना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसिडिक नेचर की होती है। ये अल्ट्रामेफिक रॉक्स होती हैं वो आपके होती है मेनली बेसिक
और ये आपकी होती है डार्क कलर। तो आप याद रखना ये सारी चीज़ें। ये जो अल्ट्रामेफिक साइड की रॉक्स होती हैं, यहाँ का मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो यही रॉक्स आगे जाके मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस है उसको फॉलो करती है, क्योंकि आपको पता है जो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस है उसके लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। तो इसके पीछे का ये रीज़न है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, CSIR नेट और UGC नेट दोनों में भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। ये टॉपिक सबसे फेवरेट है। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे सेम टू सेम ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका एनवायरमेंटल जियो साइंस यूनिट से अगेन। ठीक है, वो भी रॉक्स एंड मिनरल्स सेक्शन से ही आपको पूछा है कौन कौन सी आपके लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म रॉक्स है, ठीक है, मिनरल्स है, वो बनते हैं लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। ये प्रोसेस है, ठीक है, ये आपका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोनों ये कंडीशन है इनमें कंडक्ट होने वाला, ठीक है, प्रोसेस है, जिसमें आपके रॉक में अल्टरेशन होता है, कंपोजिशन में शिफ्टिंग होती रहती है। तो ऐसे अलग अलग टाइप से इनके प्रोसेस होते हैं। ये डायजेनेसिस है, ठीक है, देन लो ग्रेड है, फिर हाई ग्रेड है, हाई ग्रेड मीन में बीच में आपके इंटरमीडिएट ग्रेड भी आता है। ठीक है, क्वार्ट्ज आपका ऐसा मिनरल है जो आपके हर ग्रेड में पाया जाता है। ठीक है, जबकि जो डायजेनेसिस प्रोसेस है वो क्ले यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर क्लोराइड आपका लो ग्रेड मिनरल है, फिर मस्कोवाइट भी आपका लो ग्रेड मिनरल है। देन बायोटाइट हुआ, ये माइका CS मिनरल्स, ये दोनों टाइप के। फिर आपका गार्नेट है जो टुवर्ड्स द इंटरमीडिएट कैटेगरी कह सकते हो, इंटरमीडिएट और हाई ग्रेड दोनों में लाई करता है आपका गार्नेट। फिर कायलाइट और सिलेमनाइट, ये दोनों भी आपके हाई ग्रेड मिनरल्स है। अगर आप यहाँ से अगर इसको रिमूव करते हैं तो गार्नेट आपका इसमें कंसिडर नहीं होता। अगर आपको ये भी चीज़ पता होती कि कार्नेट इसका एग्जाम्पल नहीं होता, तो आपके 3 ऑप्शन यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं और आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाता कि ACE, जो आपका मस्कोबाइट हुआ, एंडोल्यूसाइट हुआ और आपका एक्टिनोलाइट, ये तीनों आपके लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म शो करते हैं, ये तीनों मिनरल्स। तो आप याद रखना, ठीक है, और ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। इन फ्यूचर में भी आपको और क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस चार्ट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन आपका एनवायरमेंटल जियो साइंस सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा है। एनटीए ने क्या पूछा है, देखिए, द प्रोसेस इन विच कंसंट्रेशन सेल्स ऑफ रॉक्स में स्पॉल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ एन आउटक्रॉप और ए बोल्डर इज नोन एज। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है, वेदरिंग से रिलेटेड है। इसका आंसर है आपका एक्सफोलिएशन। ठीक है, एक्सफोलिएशन में क्या होता है, जो आपके कोई भी रॉक बोल्डर होता है उसके जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है वो वेदरिंग के, तो उसमें क्या होता है, जो ऊपर की जो उसकी परतें होती हैं आउटक्रॉप्स, ठीक है, वैसे टुकड़ों में टूटने लग जाती है। ठीक, जैसे ये आपको ये दिख रहा होगा अंडे जैसी ये बोल्डर टाइप रोग है। ठीक है, इसकी देखिए खोपड़ी तोड़ दी, धीरे धीरे वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू जैसे छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर रिलीज होते चले गए। तो ये इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है एक्सफोलिएशन प्रोसेस का। ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर है एक्सफोलिएशन। लीचिंग आपको पता होगा। तो हम अदर ऑप्शन की बात करें तो लीचिंग इसमें क्या होता है, का लीच करता है कोई भी केमिकल मटेरियल होता है थ्रू द रॉक पोर्स। ठीक है, सीपेज कह सकते हो आप एक तरह से। फिर फ्रॉस्ट वेजिंग क्या होता है, फ्रॉस्ट वेजिंग ये देखिए, ये फ्रॉस्ट वेजिंग का एग्जांपल है। यहाँ पर क्या होता है, जो आपके रॉक्स होती हैं उनमें अगर छोटे छोटे क्रिक्स हैं तो उनमें क्या करेगा, आपका वाटर परकोलेट कर जाएगा। देन जब टेम्परेचर जब कोल्ड होगा, ठीक है, ठंडे टेम्परेचर के टाइम ये वाटर आपका मेल्ट फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, मेनली फ्रीज हो जाएगा। तो आपको पता है कि वाटर की प्रॉपर्टी है, जब वाटर फ्रीज होता है तो वो करता है एक्सपेंड। ठीक है, ये वाटर की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि जब वाटर फ्रीज होता है तो वो करता है एक्सपेंड। तो एक्सपेंड करेगा तो वो ऐसे शेप ले लेगा, जो वो रॉक का क्रैक है उसको और मोटा कर देगा। तो ऐसे करके ओवर द टाइम ये प्रोसेस चलती रहती है कोल्ड और मेल्टिंग की। ठीक है, पहले कोल्ड होगा, फिर मेल्ट होगा, फ्रीज होगा, देन मेल्ट होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्रैक इतना बड़ा हो जाएगा कि ये रॉक को तोड़ दे। ठीक है, मेनली तो ये इसके थ्रू वेदरिंग होती है। तो इसको मेनली हम फ्रोस्ट वेजिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस कौन सी होती है, फ्रीज एंड था प्रोसेस। ठीक है, जियोलॉजी में इसको नाम देते हैं फ्रीज एंड था, फ्रीज एंड था प्रोसेस। तो आप याद रखना। और डिसइंटीग्रेशन आपको पता है, कोई भी रॉक है वो छोटे छोटे पीसेस में टूटती है तो उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका अगेन जियोलॉजी से पूछा है कि आपका जो थोरियम मिनरल है यूज एज ए एटॉमिक फ्यूल, कौन सा आपको यूज करते हैं थोरियम मिनरल के एटॉमिक फ्यूल के लिए, वो आपका एग्जांपल है इसका मोनाजाइट। ठीक है, आपको पता होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा है। अब मोनाजाइट क्या है, एक तरह से आपका हम कह सकते हैं ये आपके फॉस्फेट कैटेगरी का मिनरल है।
फॉस्फेट कैटेगरी, फॉस्फेट मिनरल्स। ठीक है, अब आपको पता है कि अपने देश में अराउंड, हमारे पास इंडिया के पास 6000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, और जो आपके मेनली थोरियम डिपॉजिट्स हैं अक्रॉस द कोस्ट, आपके कोस्ट लाइन में मेनली ईस्टर्न घाट का एरिया है, वहाँ पर पाए जाते हैं ज़्यादातर। और वेस्टर्न घाट में हम बात करें तो केरला इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल है। केरल के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो मोनाजाइट की माइंस है पाई जाती है, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी, और छतरपुर जो उड़ीसा का एरिया, और रांची प्लेटू है झारखंड का, वहाँ पर आपके थोरियम के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, द एलिमेंट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मोनाजाइट ओर। ठीक है, थोरियम मेनली आपके जो मोनाजाइट ओर है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, विच कंटेंट आपका 9% थोरियम। ठीक है, 9% थोरियम होता है इसमें, और मोनाजाइट कंटेंट वेरी करता है आपके इंडिया में 0 to 5% के आसपास। जो प्लेसर डिपॉजिट्स होते हैं वो आपके एटॉमिक मिनरल्स कौन कौन से कंटेंट करते हैं, आपका मेनली हो गया मोनाजाइट हुआ, जिरकॉन हुआ, इलेमनाइट हुआ। इलेमनाइट आपको पता है जो टाइटेनियम रेयर अर्थ मेंटल अर्थ एलिमेंट है, हम कह सकते हैं। फिर रूटाइल हुआ, सिलेमनाइट और गार्डनाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, कह सकते हैं एक तरह से। फिर मोनाजाइट आपको पता चल गया, मोनाजाइट आपका फॉस्फेट मिनरल है। ठीक है, थोरियम का फॉस्फेट है, थोरियम फॉस्फेट। फिर हम बात करें तो एपाटाइट आपको पता है, एपाटाइट आपका कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट कैटेगरी का मिनरल है। पिच ब्लेंड भी पीवाईक्यूज में पूछ रखा है बहुत बार, ये आपका यूरेनियम। ठीक है, पिच ब्लेंड मिनरल्स से आपका यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, यूरेनियम के प्लेसर डिपॉजिट्स पिच ब्लेंड में पाए जाते हैं यूरेनियम। मेनली इसका जो ये एक तरह से आपके यूरेनियम के ऑक्साइड्स है, डाई ऑक्साइड्स है। ठीक है, तो आप याद रखना ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्शन से 18 जून वाला पेपर था, उसका पार्ट फर्स्ट, उसमें मैंने आपको डिस्कस कराया था कि लोअर हीटिंग वैल्यू क्या होती है और हायर हीटिंग वैल्यू क्या होती है। लोअर हीटिंग वैल्यू में हम कंसिडर करते हैं आपके पार्शियल कंबस्टन, जबकि हाई हीटिंग वैल्यू में हम कंप्लीट कंबस्टन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, कि अब कोई भी मटेरियल होता है तो उसका अगर हम कंप्लीट कंबस्टन करेंगे तो जो भी आपका हीटिंग अमाउंट होगा वो उसकी हाई हीटिंग वैल्यू होगी, जबकि लोअर हीटिंग वैल्यू में आपके पार्शियल कंबस्टन को कंसिडर किया जाता था। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपके हाई हीटिंग वैल्यू के इन सारे वेस्ट को। तो आपको ऑप्शन देख के पता चल रहा था कि आपका जो मिक्स्ड ग्रीन यार्ड वेस्ट है उसमें सबसे कम अमाउंट होता है आपका हाई हीटिंग वैल्यू का। ठीक है, ग्रीन वेस्ट है, इसको जलोगे तो आप कितनी हीट निकलेगी। ठीक है, जो कि लिक्विड है वो बहुत कम होती है। फिर हम बात करें तो मैक्सिमम जो हीट हाई हीटिंग वैल्यू होती है वो आपके मिक्स्ड प्लास्टिक की होती है। तो ऐसे आप ऑप्शन 1 और आपका 1 और 2 आपका एक्सट्रैक्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, फिर हम हमारे 50-50 पर बात आ जाती, तो हम देखते हैं कि जो मिक्स्ड ग्रीन यार्ड वेस्ट है उसके बाद में आपके जो पेपर आता है, ठीक है, मिक्स्ड पेपर, उसकी आपकी वैल्यू होती है वो हाई रेटिंग वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा होती है ग्रीन यार्ड वेस्ट है। ठीक है, तो ई के बाद में ए आ गया। और आपको इतना पता होना चाहिए जो 18 जून को पेपर हुआ था उसमें आपके दो कैटेगरीज दे रखी थी, कौन कौन सी थी मैं बताता हूँ आपको। जो मिक्स्ड प्लास्टिक, एक आपका मिक्स्ड प्लास्टिक हुआ, और एक आपका हो गया रबर। ठीक है, मिक्स्ड प्लास्टिक और रबर। तो इसमें क्या हुआ, ठीक है, मिक्स्ड प्लास्टिक था, उसकी आपके हीटिंग वैल्यू ज़्यादा होती है कंपेयर टू द रबर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखें तो आपका ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, EADBC। चलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए पूरा ऑर्डर ही। तो सबसे पहले आपका जो ग्रीन यार्ड वेस्ट है, ठीक है, उसकी होगी हाई रेटिंग वैल्यू। देन हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो आपका जो मिक्स्ड पेपर है, पेपर, उनकी होगी। फिर हम बात करें तो लेदर। ठीक है, तो लेदर में आपका मेनली देखें तो उसकी हीटिंग वैल्यू इतनी नहीं होती क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, फिर हम बात करें तो रबर। देन लास्ट में आपका हो गया मिक्स्ड प्लास्टिक, मिक्स्ड प्लास्टिक, क्योंकि 18 जून वाले पेपर में ये दोनों एग्जांपल दे रखे थे तो उससे आपका ये क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, अगर 50-50 पर भी आके मामला रुकता तो आप फोर्थ ऑप्शन पकड़ लेते विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन
आपका करंट एनवायरमेंटल इशू से ले लो या एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन से ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट के सारे एग्जाम्स में ये पूछता रहता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको पता है, इसके दो एग्जाम्पल है, नकोया है, कार्टागेना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन पूछ रखा है। इसका आंसर हो गया आपका ए और सी, ठीक है। अब कार्टागेना आपका रिलेटेड था एलएमओ से, आपका जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है इनका मैनेजमेंट हमको कैसे करना है, वो कार्टागेना प्रोटोकॉल है, उसके अंदर डिस्कस किया गया था। और नगोया प्रोटोकॉल था वो आपका मेनली रिलेटेड विद द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है, बेनिफिट शेयरिंग इससे रिलेटेड था। फिर हम बात करें तो रोटरडम कन्वेंशन, ये आपका था मेनली रिलेटेड विद प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक है, याद रखना PIC, ऐसी प्रोसेस है, ठीक है। आपको वो पता होना चाहिए कि जो हजार्डस वेस्ट है उसका, अगर हम कोई ए कंट्री है वो बी कंट्री में अगर डंप कर रही है हजार्डस वेस्ट, तो उसको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा पहले से ही, ठीक है। ये आपका अंडर द रोटरडम कन्वेंशन। फिर जो यूएन रेड है वो आपका मेनली इसका ऑब्जर्वेशन हम देखें तो 2008 में किया गया था, सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। जो डिफॉरेस्टेशन है उससे लड़ने के लिए आपके यूएन रेड मीटिंग अरेंज की गई थी 2008 में। और इसका हेडक्वार्टर हम बात करें तो जिनेवा में है। और इसको कंडक्ट कराने में जो मेन रोल था वो कौन कौन से थे, 3 पार्टनर थे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक था आपका फॉरेस्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन था, फिर आपका था UNEP, UNEP आपको पता है एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल प्रोग्राम है, ठीक है। फिर आपका UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, ठीक है। UNEP का आपको पता होना चाहिए हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है केन्या में, केन्या नैरोबी, नैरोबी, ठीक है, नेरोबी केन्या में। और आपका नेरोबी डिक्लेरेशन वो कब हुआ था, 1982 में। ये चीज़ें आपके लिंक होनी चाहिए, सारी याद होनी चाहिए, तभी काफ़ी सिंपल हो जाएगा आपका ये मामला, ये तो काफ़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर सिंपल सा भी अगर इन फ्यूचर आपको क्वेश्चन पूछ लिया तो आप अटक जाओगे, ठीक है, जबकि वो क्वेश्चन आपके साथी लोग वो सही कर देंगे, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में आपके जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, टफ क्वेश्चन भले गलत हो जाए, क्योंकि उसमें फिर वो अपने हाथ में नहीं है ना चीज़ें। लेकिन इजी क्वेश्चन अपने जो स्टैटिक पोर्शन होता है एनवायरनमेंट का वो आपके पकड़ में होना ही चाहिए, ठीक है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, इजी क्वेश्चन भी सिली मिस्टेक्स के थ्रू वो गलत हो जाते हैं, तो फिर वो कट ऑफ में वो कहाँ रह पाता है मामला, ठीक है। और ऐसे बार वैसे ही हो जाते हैं। तो 1982 में हुआ था नैरोबी डिक्लेरेशन, ठीक है। ये आपका 10th एनिवर्सरी थी किसकी, 10th एनिवर्सरी थी आपका UNCH, ठीक है, जो आपका कन्वेंशन हुआ था ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, स्टॉकहोम में। वो आपका कब हुआ था, 1972 में। तो इसके 10 साल बाद में आपका 1982 में आपका नैरोबी कन्वेंशन ये हुआ था। तो आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं और बताता हूँ आपको, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, यूएन से रिलेटेड, तो यूएन से हम बात करें तो सबसे पहले रियो समिट, आपको पता होगा 1992 में हुआ था, अर्थ समिट बोलते हैं इसको। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें 3 डिक्लेरेशन थे और 3 थे कन्वेंशन, ठीक है। 3 डिक्लेरेशन कौन कौन से थे, एक था आपका फॉरेस्ट प्रिंसिपल, फिर आपका था जो एजेंडा 21, फिर आपका था रियो डिक्लेरेशन, रियो डिक्लेरेशन। ये 3 डिक्लेरेशन इसमें रिलीज किए थे। और 3 कन्वेंशन कौन कौन से थे, आपका एक था UNCCD, ठीक है, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड। फिर आपका था एक UNFCCC जो फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज के लिए। फिर आपका था UNCBD, ये था आपका रिलेटेड विद द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसका ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसकी जो मीटिंग्स थी उसके बारे में पूछा था। तो कार्टागेना आपका, नगोया ये इसके एग्जाम्पल होंगे। और किगाली आपको पता है कि 2016 में आपका किगाली अमेंडमेंट हुआ था, ये आपका रिलेटेड विद द क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि आपका रिलेटेड हम कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर था। और इस किगाली अमेंडमेंट में बात की गई थी जो आपका हाइड्रो फ्लोरोकार्बन से उनकी कंसनट्रेशन 2047 तक हमको 80 to 85% रिड्यूस करनी है, ठीक है, क्योंकि ये आपका ओडियस सब्सटेंस है, ठीक है। इसकी कंसनट्रेशन एनवायरनमेंट में लगातार बढ़ती जा रही है। फिर हम बात करें तो UNFCCC इसकी कोप मीटिंग्स कंडक्ट की जाती है हर साल। तो इनके जो इंपॉर्टेंट कोप मीटिंग्स हैं उसमें हम बात करें तो आपका क्योटो प्रोटोकॉल था, वो आपका कोप थर्ड में डिस्कस हुआ था, कोप थर्ड में। फिर आपके जो कोप 21 हम बात करें तो पेरिस में हुआ था, पेरिस में कोप 21 2015 में। और इसी में आपके डिस्कस किया गया था इंडियन सोलर अलायंस,
ठीक है। इंडियन सोलर अलायंस जो कि इंडिया का इनिशिएटिव है, वो लिया गया था ग्लोबल स्टेज पर, इंडियन सोलर अलायंस। और इंडिया के साथ में इसमें पार्टनर कौन था, इसमें भी मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, इंडिया का पार्टनर था आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस एंड इंडिया ने मिलकर इंडियन सोलर अलायंस इसको स्टार्ट किया था, और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में इंडियन सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो पूरा सीट फुल हो चुकी है। ठीक है, मैं इतना ही लिख सकता था, मैं तो और लिख दूंगा लेकिन फिर वो सारा कचरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, ये सेक्शन से। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको पता है, ये आपका 18 जून को पेपर हुआ था, उसमें भी आईएसओ सीरीज का क्वेश्चन आया था, तो आपको याद होना चाहिए। ये सारी आईएसओ सीरीज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है एनटीए ने। ठीक है, ये भी मोस्ट फेवरेट ही कह सकते हो आप। तो ये का प्रोसीजर हुआ और आईएसओ सीरीज। ठीक है, ये एंड आईएसओ सीरीज ये हर बार पूछता है। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले कि जो आपके 14,000 वाली सीरीज है, वो मेनली इसमें आपके कंसिडर किए जाते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस। फिर जो 14,001 वाली सीरीज है, उसमें आपके मेनली आता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, EMS। ठीक है, देन 14,002 वाली सीरीज है, उसमें आपका आता है एनवायरमेंटल ऑडिटिंग प्रोसेस होता है वो। नहीं नहीं, यहाँ पर ये 10। ठीक है, जो 140-10 है ना, ठीक है, उसके अंडर आता है आपका इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग। मैं इसे याद करूँगा, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे हुआ ये 20 हुआ, फिर 140, 30 हुआ, फिर 140, 40 हुआ, फिर 140, 50 हुआ। एटलीस्ट आपको ये मेन मेन ये याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनसे लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन में भी देखिए आप 30, 40, 50 दे रखा है, 90 फिर वो आप लास्ट ऑप्शन है वो आप क्लिक कर लोगे ग्रीन बॉन्ड के साथ। तो आपका जो 20 है, वो 20 रिलेटेड विद द लेबलिंग, एनवायरमेंटल लेबलिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, लेबलिंग आप जानते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। लेबलिंग पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। फिर आपके जो 30 वाला है, वो आपका रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस। ठीक है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। देन 40 वाला सेक्शन है, वो आपका रिलेटेड विद द लाइफ साइकिल असेसमेंट। फिर 50 वाला हम बात करें तो आपका टर्म्स एंड डेफिनेशंस इसमें आ जाती है 15 वाले में। फिर लास्ट हम बात करें तो आपका इसमें कंसिडर किया जाता है प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स। ठीक है, प्रोडक्ट के क्या स्टैंडर्ड्स हैं वो 16 में आ जाए। अब 15 में हम देखें तो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 15 में आपके टर्म्स एंड डेफिनेशंस है, तो टर्म्स एंड डेफिनेशंस ये ऑप्शन 4 है, वो आपका 50 से मैच हो जाएगा। सी आ गया आपका 4 से। ठीक है, फिर हम बात करें तो प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस लाइफ साइकिल असेसमेंट, देखिए LCA ये आपका 40 से रिलेटेड है, तो बी का हो गया यहाँ पर 1। फिर 30 का आपका हो गया प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस। ठीक है, रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस सिस्टम। फिर आपका 19 में आ गया ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, तो आप अपने इस आईएसओ सीरीज़ को अपडेट कर लेना, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो सीरीज़ है वो ऐड कर लेना 140-90 रिलेटेड विद द ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड आपको पता है कि आजकल एनवायरमेंट ट्रेड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इनका होता है ग्रीन बॉन्ड्स का। तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, मैंने लगभग इसी क्वेश्चन पार्ट में 10 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस किए, और ऑलरेडी मैं पार्ट 1 एंड 2 अपलोड कर चुका, ये आपका पार्ट 3 होगा। तो आप ये देखिए लेक्चर, और मेरे को बताइए रिस्पॉन्स कि आपको कैसे लगे, और कुछ कमी या फिर कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो वो भी आप कमेंट में बताएं। और किसी भी रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।